हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा 100 संडे Q&A, पूरी सेंचुरी पूरी कर दी हमने। साथ में मिलके आपने सवाल पूछे और मैंने जवाब दिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा है ये सफ़र के अंदर। पहले हमने किस तरह से शुरू किया था उस बारे में सोचता हूँ, या पुराने Q&A वीडियोस देखता हूँ तो बहुत जो है मुझे हंसी आती है। लेकिन जो भी था, मेहनत किया, थोड़ा बहुत जो है 19-20 जैसे भी कोशिश करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और एक अच्छे क्वालिटी का वीडियो जो है अभी मैं आपको दे पा रहा हूँ, जिससे मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन आपके अच्छे कमेंट्स आते तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि 500,000 यानी कि 5 लाख सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है, हमारे इस यूट्यूब चैनल ने जो है वो पूरा कर दिया। और आपकी और हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की, ये जो बॉन्डिंग है ये और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा नए नए लोग जो है वो जुड़ गए हैं। एंड मैं उन सभी का जो है बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया और चैनल को इतना सपोर्ट किया, क्योंकि सपोर्ट के बिना कोई भी यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कुछ नहीं होता। जो होता है ऑडियंस ही होती है, और ऑडियंस ही उसको बनाती है। और आप लोग के साथ मेरा जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। कुछ लोगों में सॉरी बोलना चाहता हूँ, हो सकता है मैं कभी किसी से रूड बोल दिया हूँ, क्योंकि मुझे आदत ऐसी है कि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और ऑलमोस्ट हर कमेंट को या तो हार्ट दूंगा या तो मैं रिप्लाई करूंगा। उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई कुछ खराब बोल देता है तो मेरे मुंह से भी जो है, यानी कि मेरे कीबोर्ड से भी कुछ गलत बातें निकल जाती है, तो उनको भी सॉरी। और जो लोगों ने हमेशा से सपोर्ट किया उनको तो बहुत बहुत थैंक यू। आज भी मैं पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो पुराने मुझे याद आते हैं कि वो लोग कमेंट करते थे, अभी कहीं गायब हो गए, उनकी भी बहुत याद आती है। तो वो लोग भी अगर कभी देख रहे हो चैनल को तो ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग भी कि आप लोग भी आज भी जो है हमारे साथ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके बाद हमारा संडे Q&A जो है आज का वो शुरू करते हैं, इस प्रॉमिस के साथ कि ये चीज़ को जो है, ये लेगेसी को जो है इंशाल्लाह मैं हमेशा कंटिन्यू रखूंगा, ये Q&A का सेशन भी, और आपके लिए जिस टाइप के वीडियोस लाता हूँ वो भी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं संडे Q&A का। पहला क्वेश्चन पूछा है कामरान ने। ये बोलते हैं कि प्राइवेसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और स्पेशली हमारे जो फ़ोन्स होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद जब हम उसको सेल करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि एप्पल आईडी साइन आउट करना चाहिए, क्या सिर्फ फ़ोन को रीसेट करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपका जो आईफोन है उसको एक बार आपने कंप्लीटली रीसेट एंड इरेज कर दिया, आपका एप्पल आईडी साइन आउट कर दिया, और ये सब करने के पहले आपने अगर आपका फाइंड माई आईफोन ऑफ कर दिया तो आपका फ़ोन जो है ये कंप्लीटली वैसा हो जाता है जैसे फैक्ट्री से आया है। फिर कोई इसका डेटा भी रिकवर नहीं कर पाएगा। आराम से आप इसको जो है जिसको चाहिए उसको बेच सकते हो बेफिक्र होके। और फाइंड माई आईफोन ये ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए नहीं, जो खरीदने वाला है उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतना पैसा लगा के वो भी एक सेकेंड हैंड फ़ोन लेता है इस उम्मीद से कि मुझे एक अच्छा फ़ोन मिलेगा। अगर फाइंड माई आईफोन आपका गलती से ऑन रह गया तो होगा क्या, साल भर के बाद भी अगर कभी उसने अपने फ़ोन को रीसेट किया, इरेज किया, तो वहाँ पे आपकी एप्पल आईडी आ जाएगी और वो जो है बहुत ज़्यादा पछताएगा उस टाइम पे। हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके पास ना हो। तो इन बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले फाइंड माई आईफोन ऑफ करो, उसके बाद आपका फ़ोन जो है रीसेट एंड इरेज, और उसी के साथ में आपकी एप्पल आईडी साइन आउट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सरफराज ने। ये बोलते हैं कि मैकबुक के अंदर टच बार का फ्यूचर आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि टच बार जो है वो रहने वाला है, टच बार रहना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो कल वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह कल रात तक मैं अपलोड करूंगा मैकबुक प्रो 2020 का जो रिव्यू वीडियो है, उसके ऊपर ही कल मैं मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया रात तक, क्योंकि मैं ज़्यादा इन डेप्थ जाके आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, मेरा सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन कल जो है आपको इंशाल्लाह मंडे नाइट तक ये वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि टच बार जो है कितना ज़्यादा यूज़फुल है। टच बार मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है, क्योंकि हर एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करते हो, चाहे वेब ब्राउजिंग करो, चाहे वीडियो एडिटिंग करो, हर जगह वो उसके हिसाब से जो है आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स देता है, जो कि काफ़ी आपको यूज़फुल लगेंगे। अगला क्वेश्चन है मॉर्टल का। ये बोलते हैं कि आप बोलते हो कि आईपैड प्रो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आपने लैपटॉप क्यों लिया, यानी कि मैकबुक क्यों लिया? मैकबुक इसलिए लिया क्योंकि मैकबुक एक अलग चीज़ है, आईपैड एक अलग चीज़ है। ये फुल फ्लेज कंप्यूटर है, वो फुल फ्लेज कंप्यूटर नहीं है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो चलती है वो उसके अंदर नहीं चलती, जैसे फाइनल कट प्रो हो गया, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो यहाँ पे चलते हैं, लेकिन अभी तक वो आईपैड के लिए डेवलप्ड नहीं है। लेकिन अभी आगे जो आर्म बेस्ड मैकबुक आएंगे उस टाइम पे दोनों में चलने वाले जो है सॉफ्टवेयर हमको एप्लीकेशन देखने मिलेंगे। तो लेने का मकसद तो यही होता है कि रिव्यू भी करूँ, उसको अपनी ज़िंदगी में लाऊं, इस्तेमाल करूँ और प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाऊँ। मैंने उसी लिए लिया, जैसे मेरे पास एयरपॉड्स 2 होने के बावजूद मैंने एयरपॉड्स प्रो लिया। हालांकि मुझे आज भी एयरपॉड्स 2 ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं एयरपॉड्स 2 ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हर इंसान की अपनी चॉइस होती है और मेरा काम है आपको अपना ओपिनियन या अपना रिव्यू देना, इसलिए मेरा काम है ये सब चीज़ें खरीदना। अगला क्वेश्चन है अनिल का। ये बोलते हैं कि आपको लगता है आईफोन ऐसी एक मारुति की तरह है, मारुति 800 की तरह, जिसके अंदर फेरारी का इंजन फिट किया गया है, क्योंकि डिज़ाइन जो है रिलेटेड टू बैटरी लाइफ और फेरारी का इंजन जो है वो रिलेट कर रहे हैं एप्पल के A13 बायोनिक चिपसेट के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने फेरारी के मॉडल के अंदर
एप्पल ने नया फेरारी का इंजन लगाया। ये ज़्यादा सही होगा क्योंकि डिज़ाइन जो आप मारुति 800 का बोल रहे हो, वो मारुति 800 का डिज़ाइन जो है हमको एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर देखने मिलता है। चीप क्वालिटी का प्लास्टिक, ग्लास भी होगा तो चीप क्वालिटी का, कर्व डिस्प्ले होगी तो उसके अंदर जो है कलर शिफ्टिंग होता है, दुनिया भर की उसके अंदर बीमारी होती है और स्क्रीन ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे उसमें इश्यूज आते हैं। वो होता है एक्चुअली मारुति की क्वालिटी। और यहाँ पे जो क्वालिटी आप बोल रहे हो तो यहाँ पे फेरारी की बॉडी में ही फेरारी का इंजन या रोल्स रॉयस की बॉडी में ही रोल्स रॉयस का इंजन लगाया गया है, लेकिन जो बॉडी है वो पुरानी है और जो इंजन है वो नया है। अगला क्वेश्चन है राहुल सिंह का, बोलते दुबई से मैकबुक लेना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि एप्पल स्टोर के मुकाबले बाहर जो मैकबुक मिलते हैं मार्केट के अंदर उनका प्राइस कम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना है, मैकबुक लेना चाहते हैं, क्या करूँ? देखिए, मैकबुक अगर आप इंडिया से भी लेते हो और दुबई से लेते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे आईफोन्स के अंदर होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं लॉन्च के साथ, जैसे HDFC बैंक का ऑफर है जिसमें मैंने भी लिया। तो उस केस में आप यहाँ से भी ले सकते हो, फिर दुबई जाने आने का खर्चा क्योंकि कोई आपको कुरियर नहीं कर सकता, आपको कस्टम ड्यूटी ज़बरदस्त लग जाएगी। फिर भी अगर आपको दुबई जाने का मौका मिले और अगर आपको लेने का मौका मिले, कुछ पैसे आप बचा पा रहे हो, आपको लेना है, तो एप्पल स्टोर से अगर आप नहीं लेते हो तो बाहर मार्केट में फाइंड आउट कीजिए कि कौन रिलायबल सेलर है, क्योंकि कुछ सेलर्स जो है हो सकता है आपको चीट करे, कुछ हो सकता है कि बिना वारंटी वाली चीज़ दे दे, कुछ हो सकता है कोई पार्ट बदल के दे दे। आपको उसकी अगर नॉलेज है तो जाके आप कहीं से भी ले सकते हो और बाहर भी जो रिलायबल स्टोर्स है, बड़े बड़े स्टोर्स है, उनसे भी ले सकते हो। प्राइस डिफरेंस होने का रीजन यही है कि एप्पल स्टोर इंडिया का हो चाहे दुबई का हो, हमेशा उसकी जो प्राइस है मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही होती है। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र पटेल का। इन्होंने आईफोन 11 से पबजी का गेम प्ले रिकॉर्ड किया है और बोल रहे कि क्वालिटी जो है बेकार आ रही है जब YT में अपलोड कराओ, यूट्यूब में जब अपलोड कराओ। उसका रीज़न ये है देवेंद्र पटेल कि आपने जो रिकॉर्ड किया है गेम प्ले, जितना मुझे समझ में आया आपके क्वेश्चन से, जो आपने गेम प्ले रिकॉर्ड किया है तो वो गेम प्ले जो आप खेलते हो तो वो अल्ट्रा HD में खेलो। जितनी मैक्सिमम सेटिंग है ना ग्राफिक्स की उसमें आप खेलिए, तब आपकी जो हाईएस्ट क्वालिटी है उसमें आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। क्योंकि डिस्प्ले पे जो गेम प्ले चल रहा है अगर वो क्वालिटी कम रहेगी, स्मूथ में आप चला रहे हो और एक्सट्रीम FPS पे आप रखे हो, लेकिन जो क्वालिटी स्मूथ वाली है वो फिर फुल HD वाली या फुल हाई रेजोल्यूशन वाली HDR वाली आपको देखने नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है अल्फा एस का। बोलते हैं आईफोन 12 की जो प्राइस है वो आपके हिसाब से कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली विथ ऑफर्स? देखिए, ऑफर्स तो उसमें कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ नहीं है। HDFC बैंक के जो ऑफर्स आते हैं 7,000 रुपये डिस्काउंट या 6,000 रुपये डिस्काउंट, उतना आपको उसमें भी देखने मिलना चाहिए। हो सकता है कुछ चेंज भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑफर्स जो है HDFC बैंक के साथ एप्पल का क्योंकि टाइप है तो आएंगे ही अगले आने वाले आईफोन्स के साथ। और रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग मैंने आपको वीडियोस के अंदर हमेशा बताया, आईफोन 12 से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है मैंने आपको हमेशा बताया, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे हर साल जो आईफोन की प्राइसिंग है वो सिमिलर ही रहती है। जो बेस मॉडल आईफोन 11 का है उतनी ही आईफोन 12 के बेस मॉडल की प्राइस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रकार शुक्ला का। ये बोलते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर जैसे ओपन कैमरा नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आपको एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना है तो आईफोन के लिए ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं? आईफोन के लिए कोई एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं। आईफोन में सारी चीज़ें जो है इनबिल्ट चल जाती है। एंड्रॉयड में आपको इसके लिए एप्लीकेशन, उसके लिए एप्लीकेशन सब डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। आईफोन दुनिया भर के, इंडिया के नहीं दुनिया भर के क्रिएटर्स जो है वो अच्छा ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मूवी मेकिंग भी करते हैं। यूट्यूब वगैरह पे आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल मूवीज़ देख सकते हो जो आईफोन पे शूट किए गए हैं। तो माइक्रोफोन डायरेक्टली आईफोन में कनेक्ट हो जाता है। चाहे बोया का 800 रुपये का माइक्रोफोन भी आप ले लो, डायरेक्टली आपके आईफोन में प्लग इन हो जाएगा और स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन में काम भी करेगा। अगला क्वेश्चन है धर्मराज का। ये बोलते हैं टेक्नोलॉजी हर सेकंड जो है वो चेंज होती रहती है। हम लोग कोई भी फ़ोन परचेज करें, फ्लैगशिप फ़ोन परचेज करें या फिर मिड रेंज करें, वो थोड़े थोड़े दिन में उसकी वैल्यू जो है डाउन होती जाती है। तो क्या ये राइट सही चीज़ है कि हम फ्लैगशिप फ़ोन खरीदें इतना हाई प्राइस देके? क्या ये जस्टिफाई करता है उसकी जो वैल्यू गिरती है उसको? देखिए, फ्लैगशिप फ़ोन जो आप लेते हो, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन लेते हो तो काफ़ी टाइम तक आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये फैक्टर सोचते हो कि रीसेल वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से मैं फ़ोन लूँ, फिर आप फ़ोन का कभी मज़ा नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी सोच रीसेल वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपको फ़ोन बेचने के बाद दूसरा फ़ोन लेना है तो उसी फ़ोन के पैसे से लेना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आपको आईफोन्स के लिए जाना चाहिए जो कि अपनी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। एंड्रॉइड में आप फ्लैगशिप भी ले लो, उसको बेचने को जाओ तो उसकी वैल्यू जो है कचरा हो जाती है। यहाँ पे एंड्रॉइड और आईफोन की बात नहीं है, लेकिन जो लोग फ्लैगशिप फ़ोन लेते हैं फिर वो लोग उतना पैसा भी रखते हैं, उतना बड़ा दिल भी रखते हैं कि यार मैंने ले लिया और उसको कल को मुझे बेचना पड़े या वो टूट जाए तो उसके बाद जो है वो खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो रीसेल वैल्यू अगर गिर भी जाती है तो फ्लैगशिप फ़ोन जो लेने वाला बंदा होता है 1 लाख 1.5 लाख वाला, उसको मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी का मज़ा उठाना है अगर आपको तो पैसे तो खर्चा करने ही पड़ेंगे।
अगला क्वेश्चन मुझे काफ़ी जो है अच्छा लगा, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगे। ये इनका नाम है बीसीआर भिलाई। ये बोलते हैं कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि चाइनीज़ फ़ोन जो है हमारा डेटा, प्राइवेसी वगैरह लीक करते हैं, तो आईफ़ोन लेना कैसा होगा क्योंकि वो भी तो चाइना में ही बनता है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, फ़ोन बैंकिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो क्या करना चाहिए? देखिए आईफ़ोन जो है चाइना में बने भले ही या इंडिया में बने, लेकिन वो चाइना या इंडिया की कंपनी नहीं है, वो यूएसए की कंपनी है। चाइना को उसने जो काम दिया है वहाँ के लोगों को तो नौकरी पे रखा है। अब नौकर थोड़ी ना आपके आईफ़ोन के अंदर कोई ऐसी चीज़ फिट कर देगा जिसकी वजह से आपका डेटा लीक होगा। डेटा बिल्कुल भी आपका जो है वहाँ पे लीक होने की बात नहीं आती। चाइनीज़ फ़ोन की जो पेरेंट कंपनी होती है वो चाइना बेस्ड ही होती है, और चाइना बेस्ड जो कंपनी होती है, जितने भी आप देख लो इंडिया के अंदर, उनका सबका जो अर्निंग मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, वो सब एडवर्टाइजिंग और ये सब चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है। इसलिए वहाँ पे जो है डेटा लीक भी ज़्यादा होता है, और इतने सस्ते में वो लोग फ़ोन देते हैं कि एड्स वगैरह लगाते हैं आपको, फिर आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो लोग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रिस पेल होगा। ये बोलते 59 ऐप्स तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, लेकिन चाइना अपने फ़ोन बेच रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, तो क्या ऐसे फ़ोन लेने से हमारा डेटा सिक्योर है कि नहीं? देखिए, अगर आपका फ़ोन का जो पूरा यूआई है और उसके जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है, भले ही जो गवर्नमेंट ने बैन किए वो एप्लीकेशन में ना हो, लेकिन बाकी सारे एप्लीकेशंस भी इसी टाइप के हैं जो आपका डेटा वगैरह लीक करते हैं, तो आपका जो डेटा है, आपकी प्राइवेसी है, किस तरीके से सेफ रहेगी। तो अगर आप चाइनीज़ वाले फ़ोन लेंगे, तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। अगर आप पैसा बचाने को जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। या तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करके ऐसा फ़ोन लो जिसमें आपकी प्राइवेसी, डेटा सिक्योर रहता है, या फिर अपनी प्राइवेसी और डेटा जो है उससे उनको खेलने दो। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। किशोर देसाई इनका नाम है, बोलते हैं MKBHD। ये जो यूट्यूबर है, इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि यूएस में एक लॉ है जिसके अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी ऑडियंस को बताना पड़ता है कि प्रोडक्ट जो है कंपनी के तरफ से भेजा गया है या स्पॉन्सर्ड है, या वीडियो बनाने के उन्होंने पैसे लिए हैं। और वहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसा कुछ रूल नहीं है, तो एंड्रॉयड फ़ोन रिव्यूअर्स जो है इंडिया में वैसा कुछ मेंशन नहीं करते और पब्लिक को जो है चूना लगाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं बताते। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए एफटीसी, ये वहाँ पे जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपको कोई प्रोडक्ट अगर स्पॉन्सर किया गया है या वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है, तो आपको ऑडियंस को उसको बताना है। लेकिन इंडिया में ऐसे कोई भी गाइडलाइंस नहीं है फिलहाल, और अगर है भी तो वो फोर्स में नहीं है, यानी कि वो अप्लाई नहीं हो रहे अभी हम लोगों पे किसी पे भी। और रही बात यहाँ के यूट्यूबर्स की, तो यहाँ पे कंपनी एक्स्ट्रा पैसा उसीलिए देती है ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की तारीफ की जाए। अगर प्रोडक्ट की तारीफ की जाती है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ, तो वहाँ पे अगर आपको पता चले कि ये चीज़ स्पॉन्सर्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आपका माइंड भी कंप्लीटली ओपन रहे, ताकि आपको पता चले कि हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट की तारीफ हो रही है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्पॉन्सरशिप, यानी कि पैसे लिए गए हैं और प्रोडक्ट की तारीफ की गई है। पैसे लेने में बुराई नहीं है, लेकिन लोगों से छुपाने में बुराई है। मुझे बहुत सारे कंपनी अप्रोच करती है, बोलती है हमारे फ़ोन का रिव्यू करो, पैसे भी देंगे। बात पैसे की नहीं है, अगर रिव्यू यूनिट मिल जाता है तो भी एक यूट्यूबर के लिए जो है अच्छी बात होती है, उसको टाइम से पहले मिल जाए। लेकिन वहाँ पे उनकी कंडीशन ये होती है कि फ़ोन भी देंगे, पैसा भी देंगे, लेकिन आपको वही बोलना है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी तारीफ़ है। आपको कोई भी कौन जो है पब्लिक को नहीं बताना है, क्योंकि लॉन्च के पहले हमको सिर्फ़ तारीफ़ों के पुल चाहिए। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और इससे यूट्यूबर का तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाता है एक वीडियो बनाने से। ये जो ऑफ़र होता है बहुत ही इर्रेसिस्टिबल होता है, लेकिन पब्लिक का इतना बड़ा नुकसान होता है, जो उस फ़ायदे के सामने जो है उसका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदित्य क्या बोलते हैं, इंटेल बेस्ड मैकबुक प्रो जो अभी आ रहा है हमारे पास जो है, और मैकबुक प्रो जो आर्म बेस्ड आने वाला है फ्यूचर में, इसमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए? इनको डर है कि विंडोज़ का सपोर्ट नहीं होगा उसके अंदर, और ये भी डर है कि एप्पल जो है, जो इंटेल बेस्ड मैकबुक है उसके लिए सपोर्ट डिसकंटिन्यू करेगा। देखिए एप्पल डिसकंटिन्यू नहीं करने वाला है, उसने बोल दिया है कि सपोर्ट हम लोग डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। इनफैक्ट और भी इंटेल बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो आने वाले हैं। अभी 2020 में ये आ गए मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो। इनफैक्ट 2020 में मैकबुक प्रो 16 इंच वाला भी नया जो आया है विद न्यूअर ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट जो है कहीं भी नहीं जाने वाला है। और रही बात विंडोज सपोर्ट की, तो वहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली, अभी तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि नहीं मिलने वाला आर्म बेस्ड मैकबुक के अंदर। तो अब ये आपकी जो प्रायोरिटी है उसके ऊपर बेस करके, या आप उसके ऊपर सोचकर आप जो है डिसीजन लीजिए कि आपको किस मैकबुक के लिए जाना है। अगला क्वेश्चन है सतपाल सिंह का, ये बोलते हैं कि एप्पल के ऑफिशियल सेलर और रीसेलर के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो एप्पल का जो ऑफिशियल सेलर, ये खुद एप्पल ही है, जहाँ पे जिन कंट्रीज के अंदर एप्पल का खुद का एप्पल स्टोर है, जैसे दुबई में, यूएसए के अंदर, चाइना वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे एप्पल खुद ही सेलर है, खुद सेल करता है। और रीसेलर जो होते हैं एप्पल के, वो एप्पल के स्टोर जो इंडिया के अंदर है, वो सब एप्पल के प्रीमियम रीसेलर्स या एप्पल रीसेलर्स है, यानी कि एप्पल से वो फ़ोन लेते हैं और आपको बेचते हैं। वो एप्पल खुद नहीं है, बट एप्पल के फ्रेंचाइजी है जो एप्पल के लिए काम करते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट लेके आपको बेचते हैं, इसलिए उनको रीसेलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एसके जट का, ये बोलते हैं एक नया वीडियो है, एक यूट्यूबर का नाम आप पढ़ सकते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।
तो ये बोल रहे हैं कि उसमें बताया कि एंड्रॉइड जो है वो iOS से बेटर है, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताया, लेकिन ये नहीं मानते कि iOS से कोई भी ज़्यादा सिक्योर होता है। तो आपका क्या बोलना है? देखिए वो वीडियो आप लोग ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, पता नहीं ये यूट्यूबर्स ऐसे सब बेतुके वीडियो जो है क्यों बनाते हैं जिसमें आधी नॉलेज रहती है और गलत-सलत बातें, लोगों को गलत-सलत बातें बोलकर इनको क्या मिलता है पता नहीं। जो एंड्रॉइड वाले तुम्हारे वीडियोज़ देखते हैं वो भी भोले वाले लोग हैं, अगर आप उनको अच्छी बात बता दो, सही बात बता दो तो कुछ चला जाएगा, तुम्हारा गलत-गलत बातें क्यों बताते हो मुझे समझ में नहीं आता। इसके अंदर उन्होंने बोला है वीडियो के अंदर 3 पॉइंट देखा स्टार्टिंग के, मैंने वीडियो बंद कर दिया। पहली बात है बोलते रूट नहीं हो सकता है, एंड्रॉइड जैसा रूट होता है वैसा आईफोन रूट नहीं हो सकता। कितने लोग एंड्रॉइड रूट करते हैं? आप में से कितने लोगों ने एंड्रॉइड ले रखा है और कितने लोगों ने रूटिंग की है और दिन रात जो है रूट करते रहते हैं, नए-नए उसके अंदर ओएस लगाते रहते हैं, नए-नए स्किन लगाते हैं? हार्डली कोई लोग होंगे। जो लोग फ़ोन लेते हैं वो लोग फ़ोन को उसी तरह यूज़ करते हैं और वैसी बात है तो आईफोन के अंदर आप जेल ब्रेक भी कर सकते हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि आईफोन को अगर आप डेटा केबल के जरिए से मैकबुक या पीसी से कनेक्ट करो तो आप फोटोज और वीडियोस आईफोन से अपने मैक या पीसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। जिस तरीके से पेन ड्राइव पॉपअप होता है आपके विंडोज पे या मैक पे, उस तरह से आपका आईफोन भी यहाँ पे पॉपअप होता है। आप सीधा आपके फोटोज वीडियोस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। तीसरी बात उन्होंने कही कि आप जो ऐप स्टोर है, गूगल का प्ले स्टोर है, उसके अलावा इंटरनेट से कहीं से भी जाके आप एपीके डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही गलत एडवाइस उस यूट्यूबर ने दिया है अपने पब्लिक को, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान वाली हो सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट हमको बोल रही है कि 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में से डिलीट करो क्योंकि आपकी डेटा, सिक्योरिटी, प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, और आप अपने लोगों को ऐसे बोल रहे हो, अपने ऑडियंस को ऐसे बोल रहे हो कि जाके इंटरनेट से कहीं से भी आप एपीके डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो। तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ देखकर कि क्यों अपनी खुद की ऑडियंस को कोई यूट्यूबर जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है। ये बात मेरे समझ में नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? इसका जवाब देना चाहिए? इस वीडियो के जो पॉइंट्स है उसको निकाल कर जो सही चीज़ है वो लोगों तक बताना चाहिए। मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को जो है पोक नहीं करना है, लेकिन जो ये चीज़ें होती है ये बहुत ज़्यादा गलत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यश का, बोलते हैं एप्पल इतना सब होने के बाद भी चाइना के अंदर मेगा स्टोर क्यों ओपन कर रहा है? इंडिया में कब ऑफिशियल खोलेगा? ऑफिशियल स्टोर इंडिया में बहुत जल्द खुलने वाला है। ये जो पैंडेमिक चल रहा है, अभी बीमारी वगैरह फैली हुई है, डिजीज, उसकी वजह से जो है डिले हो गया है और ये काफ़ी डिले हो जाएगा इस साल में। मुझे नहीं लगता कि जो एप्पल का ऑफिशियल स्टोर जो मुंबई में आने वाला था वो कंप्लीट होगा, और ऑनलाइन सेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि प्रोडक्ट्स ही नहीं आ रहे। आप देखिए आईपैड प्रो जो है वही अवेलेबल नहीं है। रही बात चाइना में क्यों ओपन करें, क्योंकि चाइना एप्पल के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा आईफोन खरीदते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके प्रोडक्ट्स आपको बेचते हैं, जो कचरा है वो हमारे इंडिया के अंदर बेचते हैं ताकि हम लोग वो सस्ते सस्ते फ़ोन खरीदें। लेकिन वो लोग जो है बहुत ज़्यादा आईफोन्स भी प्रेफर करते हैं, बहुत लोग वहाँ पे खरीदते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। और इतना बड़ा मार्केट एप्पल छोड़ेगा क्यों? कितना भी कुछ भी हो, यूएस का अगर चाइना से झगड़ा भी हो जाए, एप्पल एक अलग कंपनी है, एप्पल ने थोड़ी यूएसए का पूरा ठेका लेके रखा है। उसको बिजनेस करना है और बिजनेस जहाँ पे उसको मिलेगा वहाँ पे वो स्टोर जरूर ओपन करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हैरी चौहान का, बोलते हैं जियो ने 5G अनाउंस किया है, इसके बारे में बताओ, और न्यू आईफोन कब में आएगा कि नहीं? देखिए जो न्यू आईफोन 12 की सीरीज है उसमें 5G आने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि 4G का भी ऑप्शन होगा, तो आपको जो लेना है आप ले सकते हो। रही बात जियो के 5G की, तो जियो का 4G कितना अच्छा चल रहा है आपको तो है बताने की जरूरत नहीं। 1 Mbps 2 Mbps की स्पीड इसके अंदर मिल जाए तो ये जो है बहुत बड़ी बात होती है। हमको जो है हाथ जोड़ के ऐसा अंबानी को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि भाई आज 1 Mbps की जगह 2 Mbps की स्पीड आ गई। रही बात 5G जो अनाउंस किया, बहुत अच्छी बात है, हमारे कंट्री के लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर 5G आता है और जियो लेके आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और अभी जो उसकी टेस्टिंग भी शुरू नहीं हुई है। अभी उसका जो है ABCD से उनको शुरू करना है और इसके लिए काफ़ी लंबा टाइम जाएगा, इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए। ऐसी कोई महंगी चीज़ में इन्वेस्ट मत कर लीजिए 5G के लिए जो कि अभी आना है या नहीं आना है, आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि कब आना है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल्ला खान का, ये बोलते हैं कि ट्विटर पे बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ है, बहुत बड़े ट्विटर अकाउंट है, इनफैक्ट एप्पल का खुद का ट्विटर अकाउंट ये सब हैक हो गया, तो इसके बारे में क्या बोलना है? ये लोग भी तो आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन सिक्योर नहीं है क्या इसका मतलब? देखिए उनके आईफोन से हैक करके ट्विटर को हैक नहीं किया गया। आप सिर्फ अपने आईफोन से ही ट्विटर को एक्सेस नहीं कर सकते, आप कहीं से भी ट्विटर को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो पीसी हो, आईपैड हो, टैबलेट हो, एंड्रॉयड हो, कहीं से भी। और जो हैकर होते हैं उनको ये सारी चीज़ों की, उनके डिवाइस को हैक करने की जरूरत नहीं, उन्होंने डायरेक्टली ट्विटर के अकाउंट को हैक किया, तो वहाँ पे ट्विटर की जो प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, वहाँ पे वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन इन का, बोलते पोको M2 Pro जो है अच्छा लग रहा है, क्या इसका स्पीड टेस्ट कर सकते हो आईफोन का? बिल्कुल भी नहीं कर सकता स्पीड टेस्ट। अगर कोई मुझे लेके आके दे दे वो फ़ोन तो मैं करूँगा, क्योंकि ये फ़ोन्स के ऊपर पैसे डालना और ये फ़ोन्स खरीदना मैं जो है अपने पैसे की बर्बादी समझता हूँ। कोई मतलब नहीं है इसको खरीद के जो है अपने स्टूडियो में ले गया आके रिव्यू करना। और रही बात इनके कंपनी जो रिव्यू यूनिट्स भेजने की बात करती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको वीडियो में कि सिर्फ तारीफ वाला काम जो है अपने से होने वाला नहीं है। तो अगर किसी दोस्त यार ने ले लिया तो उसका फ़ोन लेके मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बता सकता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई
भी शौक नहीं है लेने का और ना मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर ये फ़ोन स्पीड टेस्ट में जीत भी जाता है ना 11 प्रो मैक्स से भी, तभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फ़ोन के लिए जाइए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ है। क्लीन मास्टर वगैरह जो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने बैन किए वो भी यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है सौरभ दत्ता का, बोलते हैं आईफोन के अंदर 5 साल तक iOS अपडेट आता है, तो आईफोन 6 के साथ नाइंसाफी की होगी। 2014 से लेकर 2019 तक ही अपडेट्स मिले, iOS 13 क्यों नहीं मिला उसको, 4 अपडेट क्यों मिले? देखिए 5 पूरे अपडेट जो है उसको मिले हैं। iOS 8 के साथ वो आया है, फिर 8 मिला उसको पूरा, 9 मिला पूरा, 10 मिला, 11 और फिर 12, तो 5 पूरे अपडेट जो है इसको मिले हैं। आईफोन 5s को जो है एक अपडेट ज़्यादा मिला है, वहाँ पे उसको 6 अपडेट्स मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोडी वीआर का, बोलते iOS 13 में जैसे डार्क मोड एक हाईलाइटिंग फीचर था जिसके पीछे दुनिया जो है पागल हो रही थी, 8वां अजूबा था दुनिया का, मुझे नहीं लगता 8वां अजूबा था। एनीवेज ये बोलते iOS 14 में ऐसा कोई दम नहीं लगा जैसे iOS 13 के अंदर आया डार्क मोड में, जो पब्लिक एक्साइटेड थी। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा हिलाने वाला फीचर है जो iOS 14 में होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अलावा 2020 में? देखिए iOS 14 के आप मेरे वीडियोस देखो, जो उसके अंदर फीचर्स दिए, इतने कमाल के फीचर्स दिए हुए, एंड्रॉयड वाले सिर्फ विजेट्स देख के ही जो है अपने कुर्सियों पे फुदकने लगे, जंप मारने लगे। लेकिन जो उसके अंदर फीचर्स दिए और खास करके जो प्राइवेसी से रिलेटेड फीचर है, वो पूरा जो है इंडस्ट्री लीडिंग फीचर्स मैं बोलूँगा, एकदम रेवोल्यूशनरी फीचर्स उसके अंदर दिया है जो प्राइवेसी रिलेटेड फीचर है। तो प्राइवेसी से रिलेटेड जो फीचर्स के बारे में और दूसरे फीचर्स के बारे में मेरा वीडियो जो है आप जाके देखो, और एंड्रॉयड फोन्स जो फ्लैगशिप भी होंगे उनके साथ कंपेयर करो तो आपको समझ में आ जाएगा कितने ज़्यादा अच्छे फीचर्स है। iOS का जो हर साल अपडेट आता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो रेवोल्यूशनरी अपडेट रहेगा, उसके अंदर पूरा जो है यूआई चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका जो कॉलिंग बटन नीचे है तो कॉलिंग बटन ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको और बेहतर बनाने के लिए वो लोग हर साल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वरुण टंडन का, बोलते हैं सैमसंग टैब S6 लाइट जो है काफी ट्रेंड कर रहा है, उसके अंदर 32,000 के अंदर पेंसिल वगैरह भी आ जाती है, तो उसके मुकाबले का आईपैड कौन सा है, क्या वो लेना बेटर है क्योंकि 9,000 रुपये बच रहे हैं उसमें, ऐसा कुछ तो उनका बोलना है। तो ये जो ट्रेंड कर रहा है टैब S6 लाइट, ये कौन ट्रेंड करा रहा है इसको, आपको पता है? इसको ट्रेंड करा रहे हैं यूट्यूबर्स। और यूट्यूबर्स क्यों ट्रेंड करा रहे हैं? क्योंकि उनको मिलता है पैसा। तो आपको अगर चूना लगा के लेना है तो मैं आपको रोक नहीं सकता, उसमें मेरा काम है आपको बताना, आपको कुएं तक लेके जा सकता हूँ, पानी में नहीं पिला सकता। टैब S6 लाइट कोई भी आईपैड का मुकाबला नहीं कर सकता। आप आईपैड 7 जनरेशन लो, आपको एकदम ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आएगा, आपका स्टडी वगैरह का जो भी काम हो जाएगा। एप्पल पेंसिल ले लो साथ में, 2 पैसा ज़्यादा डालो लेकिन ऐसी चीज़ लो जो आपको खून के आंसू नहीं रुलाए। ये एंड्रॉयड के टैबलेट जो है, टैबलेट का कोई मुकाबला ही नहीं है आईपैड के साथ। एक बार एंड्रॉयड फ़ोन को आप कंपीट कर लो, आईफोन के साथ कंपेयर कर लो, लेकिन एंड्रॉयड के जो टैबलेट है वो आईपैड का मुकाबला नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है आसिफ खान का, बोलते हैं आईपैड पे बुक रीडिंग के अलावा काफ़ी काम हो सकते हैं, लोग किंडल क्यों लेते हैं? किंडल इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका जो स्क्रीन है इट इज़ वेरी क्लोज टू जो आपके नोटबुक का पेपर होता है, उसका स्क्रीन, या आप जो बुक्स रीड करते हो उसके स्क्रीन से बहुत ज़्यादा जो है मिलता जुलता अमेजोन ने बनाया उसको, जो कि आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और एक्चुअल रीडिंग एक्सपीरियंस देता है। इसीलिए जो लोग हैं उसको प्रेफर करते हैं। और आईपैड जब आपके पास होता है तो सिर्फ आप उस पर रीडिंग नहीं करेंगे, आप उस पर डाइवर्ट भी होंगे, दूसरे काम भी करेंगे। तो बेड टाइम में अगर आपको सिर्फ रीडिंग करना है तो उसके लिए लोग किंडल भी खरीदते हैं। इस क्यूएनए का आखिरी क्वेश्चन पूछा है करण ने। करण बोलते हैं कि iOS बेटर है कि सैमसंग और वन प्लस का जो यूआई है ऑक्सीजन, या सैमसंग का वन यूआई? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, जैसे आप नाम पढ़ ही सकते हो, ये लोग बोलते हैं कि सैमसंग और वन प्लस की जो यूआई है इंडस्ट्री में बेस्ट है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है और इन्हें कोई कम्पीट नहीं कर सकता। क्या iOS को ऑक्सीजन ओएस और वन यूआई से अच्छा नहीं है? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। देखिए, जो मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया कि स्पॉन्सर्ड जो कंटेंट होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं यूट्यूब के इवेंट में भी गया था, वहाँ पे यूट्यूब के सीनियर टीम से भी मैंने बात किया, तो ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन जब हम डालते हैं वहाँ पे हमको एक ऑप्शन होता है कि आपको बताया जाए कि जो कंटेंट है ये स्पॉन्सर्ड है, लेकिन मैंने भी वहाँ पे पूछा, वो लोग ने बोला कि इंडिया में आपको ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई रूल यहाँ पे नहीं है। तो ये जो आप चीज़ों की बात कर रहे हो या जिन लोगों की बात कर रहे हो, वो लोग पर्सनल लाइफ में क्या यूज़ करते हैं आप जाके चेक कीजिए। उन लोगों के पास आईफोन, आईमैक, मैकबुक, मेरे पास जितने आईफोन नहीं है, मेरे पास जितने एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं, उससे ज़्यादा उनके पास आपको एप्पल प्रोडक्ट्स दिखेंगे, लेकिन वो कभी भी जो है पिक्चर में नहीं आता, क्योंकि दे आर स्पॉन्सर्ड बाय एंड्रॉयड फ़ोन कंपनीज। इसीलिए इतनी सी बात है, आप खुद पर्सनली जाइए, आपको जो यूआई पसंद है वो यूआई का फ़ोन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन प्लस का भी अच्छा है, सैमसंग का भी अच्छा है, iOS भी अच्छा है, लेकिन आपकी चॉइस क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने यूज़ नहीं किया iOS और सिर्फ इन लोगों की बात पे भरोसा करते हो और फिर उसके लिए नहीं जाते हो, तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, ये है हमारा आज का संडे क्यूएनए। एक और बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है
तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को जाके लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का मैं पूरा बैकअप वहाँ पे बना रहा हूँ। मुझे आपके वहाँ पे लाइक्स की, उस पेज पे फॉलोइंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे हमारी कम्युनिटी जो है यूट्यूब की तरह ही ग्रो हो जाए। क्यों ग्रो हो जाए? क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, यूट्यूब चैनल्स कभी भी उड़ाता है। 5 लाख, 1 मिलियन, 5 मिलियन कोई भी चैनल जो है कभी भी गलती से उड़ सकता है। तो वहाँ पे हमारा चैनल अगर कभी ऐसा हो जाए कि कुछ गलती हो जाए, तो उस टाइम पे एटलीस्ट बैकअप में एक चैनल रहेगा जहाँ पे आपको ये सारे यूज़फुल वीडियोज़ अगर आपको लगते हैं यूज़फुल तो वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा फेसबुक का जो आईडी है स्क्रीन पे वो नज़र आ रहा है, जाके अगर आप फॉलो करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो बहुत-बहुत आपकी मेहरबानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का ये 100th संडे Q&A जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुड बाय।